नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से म्यांमार में एक चीज़ का डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था कि शायद तख्ता पलट हो सकता है। एंड यहाँ पर इट वाज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर ये करेगी तो म्यांमार की मिलिट्री ही इसको कर सकती है। एंड नाउ आज सुबह की बात है, 1 फरवरी को आज सुबह सुबह ये खबर सामने आई कि म्यांमार की मिलिट्री ने कू यहाँ पे स्टेज कर दिया है, यानी कि तख्ता पलट हो चुका है। एंड नाउ इसके साथ ही में उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को भी अपनी हिरासत में ले लिया है, जिसमें कि वेरी फेमस आंग सान सू की को भी उन्होंने हिरासत में ले लिया है। जानेंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन म्यांमार में फिलहाल किस तरीके से चल रही है एंड ऑल्सो जानेंगे कि यहाँ तक सिचुएशन पहुंची किस प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। राइट, सो एज यू कैन सी आज सुबह की ही खबर है, फरवरी 1। आज सुबह सुबह ये चीज सामने आई, आंग सान सू की अदर लीडर्स डिटेन्ड एज मिलिट्री डिक्लेयर्स 1 ईयर इमरजेंसी इन म्यांमार। तो सबसे पहले तो कू हुआ, साथ ही में इन्होंने इंपॉर्टेंट लीडर्स को डिटेन किया एंड साथ ही में तीसरी चीज इन्होंने 1 साल की आपातकालीन स्थिति भी यहाँ पे घोषित कर दी है कि अगले 1 साल तक म्यांमार इमरजेंसी में रहने वाला है। आप देख सकते हैं आज सुबह ही नाईपी तौ से ये खबर सामने आई है, जब इतनी बड़ी बात भारत के पड़ोसी देश में हुई है। Now, as I told you, Myanmar's military staged a coup. Second important thing, they detained the de facto leader आंग सान सू की, जो कि एनएलडी की लीडर हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये म्यांमार की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती ड्यू टू अ क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये एनएलडी की एक de facto लीडर हैं। और हाल ही में जो इलेक्शंस हुई थी 2020 नवंबर में, उसमें एनएलडी की बहुत बड़ी जीत हुई थी। साथ ही में इन्होंने जो तीसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है वो ये है कि अगले 1 साल तक जो पूरी की पूरी कंट्री है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी में रहने वाली है। एंड ऑल दिस वाज डन थ्रू अ टीवी ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे साथ ही में जो म्यांमार के राइट नाउ प्रेसिडेंट हैं विन माइंट, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। ये भी साथ ही में हुआ है। नाउ जो करंट सिचुएशन है म्यांमार में उसको जान लीजिए। सबसे पहले तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट डेटा कनेक्शंस को ख़त्म कर दिया गया है। एक बार के लिए बिल्कुल रोक दिया गया है। जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है म्यांमार टीवी, इसको भी एक बार के लिए ऑफ एयर ले लिया गया है। इसको भी अलाउ नहीं किया जा रहा किसी तरह की न्यूज़ यहाँ पे देने के लिए। कम्युनिकेशंस, फिर भले वो किसी बाहर की सरकार की हों, वो म्यांमार का कैपिटल नाईपी ताओ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। जितने भी डिप्लोमेटिक मिशंस दूसरे देशों के यहाँ पे लोकेटेड हैं, उनमें आपसी बातचीत बंद है। उसके साथ ही में यंगॉन, जो कि म्यांमार का पुराना कैपिटल और सबसे बड़ा शहर भी है, वहाँ पर भी फ़ोन लाइंस और इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी सीमित कर दी गई है। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स जैसे कि अल जजीरा, जैसे कि बीबीसी न्यूज़, इन सब लोगों को यहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। और बैंकों ने भी यहाँ पे अपने जो फाइनेंशियल सेवाएं हैं उनको फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। केवल एटीएम मशीन्स चल रही हैं जहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होकर पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन इन म्यांमार एंड ऑब्वियसली एज यू कैन सी सिचुएशन काफ़ी टेंस है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिचुएशन यहाँ तक पहुँची किस प्रकार। देखिए, हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर, लगभग 13 नवंबर की बात है, जब ये बताया गया था कि आंग सान सू की विन्स बिग इन म्यांमार्स इलेक्शन। और इट वॉज नॉट जस्ट अ बिग विन, इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्वीपिंग विन। यानी कि इनके पास जितना वोट शेयर आया था, इट वॉज ऑलमोस्ट ऐसा कभी भी नहीं हुआ था म्यांमार की हिस्ट्री में। इतने बड़े वोट शेयर के साथ जो एनएलडी थी, उन्होंने यहाँ पे अपनी विक्ट्री रजिस्टर की थी। उस समय पर भी कई सारे लोग थे जो कि इस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि री इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन जो मेनली लोग बोल रहे थे वो म्यांमार की कुछ विपक्षी दल थे, जो कि ये डिमांड कर रहे थे कि जब ये विक्ट्री हुई है, हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ घपला हुआ है इलेक्शंस में और री इलेक्शन होनी चाहिए। बट नो वन हैड एक्सपेक्टेड कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। और यहाँ पर जब हमने जनवरी 29 को, आपने देखा होगा, इनफैक्ट स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी डॉक्टर महिपाल के द्वारा, उन्होंने बताया भी था कि देयर आर इम्पेंडिंग फेयर्स ऑफ अ कू इन म्यांमार, की काफ़ी हद तक लग रहा है कि शायद एक कू हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है। एंड ऑलमोस्ट ये चीज़ अब ट्रू भी हुई है। यहाँ पर ये हुआ कैसे, देखिए,
जब 29 जनवरी को ये खबर सामने आई थी कि वाई आर देयर फेयर्स ऑफ एन इम्पेंडिंग कू, उस टाइम पे हुआ क्या था? बेसिकली जो म्यांमार की मिलिट्री है उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो 2020 के चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज़ थी और इसीलिए वो उनका मानना था कि जो भी नतीजे यहाँ पे चुनावों के आए हैं वो अवैध हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो 9 मिलियन वोट्स कास्ट हुई हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को हम क्वेश्चन करते हैं कि हमें लग रहा है कि ये डुप्लीकेट वोट्स कास्ट करवाई गई हैं सेम लोगों के द्वारा, इसीलिए हमें लग रहा है कि जो ये रिजल्ट्स हैं ये वैलिड नहीं है। इनफैक्ट म्यांमार की मिलिट्री ने क्या किया, उन्होंने यूईसी जो वहाँ का इलेक्शन कमीशन है उनको डेडलाइन दे दी कि 1 फरवरी के पहले पहले अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि इलेक्शंस जो है वो फेयर थी, इलेक्शंस जो है वो सही थी, उस केस में हम नई सरकार को यहाँ पे पार्लियामेंट में आने देंगे, अदरवाइज हम नहीं आने देंगे। और 1 फरवरी का ही दिन था जब नई सरकार पार्लियामेंट में प्रवेश करने वाली थी और उसके जस्ट प्रवेश करने के पहले ही यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री ने अब कू स्टेज कर दिया है और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको डिटेन भी कर लिया है। राइट, ये सब हुआ कैसे? आर्मी जो चीफ हैं उनके, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं जनरल मिन ऑन्ग हेलाइंग। ये जो आर्मी चीफ हैं ही इज़ अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर इन म्यांमार और इन्होंने 27 जनवरी को एक स्पीच दी थी। इन्होंने कहा था एवरीबडी इन म्यांमार नीड्स टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द मदर ऑफ द लॉ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? असल में ये वाला संविधान मिलिट्री के ही द्वारा बनाया गया था सन 2008 में, लेकिन इस संविधान में मिलिट्री ने अपने लिए 25% सीटें रिजर्व कर ली थी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई मर्जी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आती है, लेकिन मिलिट्री के पास 25% सीटें जो है वो रहनी ही चाहिए। आपको मालूम होगा म्यांमार की जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, 2010 तक म्यांमार वॉज अंडर मिलिट्री रूल और उसके बाद भी यहाँ पे जब इलेक्शंस भी हुई उसके बावजूद भी जो मेजर पावर थी वो म्यांमार के पास, म्यांमार की मिलिट्री के पास ही रहती थी। राइट, इसी के चलते इन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करवाया था इसमें इन्होंने कहा कि 25% सीट्स हमारे पास होनी चाहिए, जिसपे ये अक्सर जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट करते थे। 2010 में जब इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पर एनएलडी ने इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। उन्होंने कहा था कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो इसके तहत होने वाली इलेक्शंस को कैसे मान लें। राइट, और इस बार क्या हुआ कि जबकि कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री वाला फॉलो हुआ लेकिन जो मिलिट्री को शेयर मिला, जो इनको सीट्स मिली वो काफ़ी कम मिली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू एनएलडी को काफ़ी बड़ी विक्ट्री यहाँ पे देखने को मिली जिसके चलते मिलिट्री की पावर काफ़ी कम हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने उसके बाद ये वाली स्पीच आपके सामने होती है और यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन दी यूईसी को कि अगर आप 1 फरवरी के पहले पहले बता पाते हैं कि इलेक्शंस फेयर थी या नहीं थी तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है यहाँ पे तख्ता पलट कर देंगे। एंड नाउ यूईसी ने यह भी कहा कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला किसी तरीके का माल प्रैक्टिस का या फिर किसी तरीके की फ्रॉड का, उसके बावजूद भी म्यांमार की मिलिट्री पीछे नहीं रुकी एंड दे हैव फाइनली टेकन डाउन द गवर्नमेंट एंड दे हैव डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इनफैक्ट जब ये कू होने वाला था, अभी हुआ नहीं था लेकिन डर आ चुका था, उस टाइम पे जितने भी फॉरेन देशों की एम्बेसीज थी इंक्लूडिंग यूएसए और यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि वी ओपोज एनी अटेम्प्ट टू ऑल्टर द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस और इम्पीड म्यांमार्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, कि जो म्यांमार में रूपांतरण हो रहा है, जो म्यांमार में लोकतांत्रिक रूपांतरण हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वो किसी भी हालत में रुका रहे या फिर किसी भी हालत में वो धीमा हो। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया और चाइना दोनों ही इसमें सिग्नेटरीज नहीं थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं किया था, लेकिन कई सारे देश थे जिन्होंने साइन किया था। इनका पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो आपके सामने बताया गया है। इसका क्रक्स वही है कि हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है वो रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एज यू कैन सी ये चीज़ें नहीं रुकी हैं, कू हो चुका है और अब रिएक्शंस आ रहे हैं सामने। आज सुबह की ही बात है, इंडिया की MEA जो हमारा विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं फरवरी 1 9:26 AM, वी हैव नोटेड द डेवलपमेंट्स इन म्यांमार विद डीप कंसर्न। इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्टेडफास्ट इन इट्स सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। वी बिलीव दैट द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस मस्ट बी अपहेल्ड। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली। इनफैक्ट इतना ही नहीं, कई सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल जजीरा की ये न्यूज़ है, सीरियस ब्लो टू डेमोक्रेसी, जो दुनिया है, कई सारे दुनिया के लीडर्स, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र भी इस चीज़ को लेके काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने आलोचना की है म्यांमार के मिलिट्री कू की। इनफैक्ट यूएसए में जहाँ पे हाल ही में नए प्रेसिडेंट आए हैं जो बाइडन, उन्होंने ये भी कहा है कि हम यहाँ पे कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं
इन केस अगर सिचुएशन हाथ से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे कॉल की है कि वी वांट द रिलीज ऑफ डिटेन्ड लीडर्स इंक्लूडिंग आंग सान सू की। ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेरिसा पेन, उन्होंने भी यहाँ पे साफ साफ कहा है कि हम इस कू को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे वेस्टर्न देश हैं जो कि इस चीज़ के फेवर में नहीं है। रॉयटर्स की ये खबर है आज सुबह की ही, वेस्ट कंडेम्स म्यांमार कू, यूनाइटेड नेशंस लेड कंडेमनेशन ऑफ म्यांमार मिलिट्री ऑल्सो, क्योंकि जो आंग सान सू की हैं वो यहाँ पे एनएलडी की लीडर तो हैं ही, वो नोबल लॉरिएट भी रह चुकी हैं। सो एज यू कैन सी सिचुएशन इज़ वेरी वेरी टेंस, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो सकती है। एंड आई टोल्ड यू कि ग्राउंड रियलिटी काफ़ी ख़राब है, लोगों को काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। एग्जैक्टली क्या होगा ये देखना बाकी है। लोगों का ये मानना है कि शायद जो म्यांमार की मिलिट्री के लीडर हैं, जिनका मैंने नाम आपको पहले बताया था, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वो अब 1 साल तक सत्ता को संभालेंगे। राइट, आगे क्या होता है जैसे ही कुछ होगा हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए आई टेक योर लीव। ऑल्सो यदि आपने स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ को डाउनलोड कीजिए, और यदि आप पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को बाय कीजिए। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।